इसको एक बार ही डिफरेंशिएट किया था तो वी गॉट दिस रिजल्ट. यहां तक क्या था? ईटी सिग्निफाइज दैट. यहाँ पे ईटी क्या सिग्निफाई कर रहा था? दैट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, बिकॉज ईटी इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट. सो इसके आगे लिख लो. यहां तक तो आपने लिखा हुआ. अगर यार ईटी सिग्निफाइज दैट along tangent to the path. Then you have acceleration. Rate of change of velocity of the body. इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना. इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कौन सी टर्म है जो कांस्टेंट है? आर. तो आर को तो अलग रख लो. ये बना रिजल्ट. ओमेगा साइन थीटा की डिफरेंशिएशन. दो फंक्शंस हो गए, एक ओमेगा एक साइन थीटा. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस को अलग रख लेते हैं. ओमेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा. यूवी फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. अगर फर्स्ट पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करूं, नेगेटिव साइन में कॉमन ले लेता हूं. ओमेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा. आई कैप भी कॉमन ले लिया मैंने. साइन थीटा की डिफरेंशिएशन, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस थीटा. डी ओमेगा बाई डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो प्लस यही आएगा रिजल्ट. फिर इसको डिफरेंशिएट करो. ओमेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? कॉस थीटा की माइनस ओमेगा साइन थीटा. चेक करो पहले. यहां तक समझ आ रहा है? बिकॉज ऐसी डेरिवेशन है, ऐसे बोर्ड से देख के समझ में आ गई. जब तक खुद से एक बार घर जाके नहीं करोगे ये नहीं याद होंगी. आर ओमेगा को कॉमन लो इसमें, तो क्या बनेगा?
इधर भी आर ओमेगा स्क्वायर है, ये भी आर ओमेगा स्क्वायर है, तो कॉमन ले तो क्या आया? cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर अल्फा को कॉमन लूं तो दिस इज आर इन टू अल्फा, ये भी आर इन टू अल्फा, तो आर अल्फा कॉमन ले तो क्या आएगा? यहां से आर अल्फा लेंगे तो ये कौन सा वेक्टर है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं, इनमें से कौन सी अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कौन सी सेंट्रीपिटल है? इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ईटी लिखा मैंने साथ में, अलोंग द टेंजेंट, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? रेडियस के ऑपोजिट, बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही होती है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, हम ऐसे मार्क करते थे कि अगर ये रेडियस है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो यही आ रहा है ई आर, मतलब ये डायरेक्शन आ रही है आर के ऑपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर। आपको जो मेन चीज याद रखनी है पेपर में, डेरिवेशंस भूल जाओ, ये वाली किसी भी एग्जाम में आएगी, कहीं नहीं आएगी, ऐसी डेरिवेशंस नहीं आती पेपर में। आपको याद ये रखना है कि अगर वो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द पाथ। यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, आपने किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, ये नेगेटिव कॉमन है। नेगेटिव साइन कॉमन था वो। याद तो रखा करो, अगर होमवर्क दिया था कल तो बड़ी खुशी खुशी गए थे हम, घर जाके करेंगे। आ गया था आपका रिजल्ट? किया नहीं? क्या आया? स्कूल में अगर सेंट्रीपिटल आए उसका एक आसान डेरिवेशन भी बताया था जो एनसीईआरटी में दिया, वो बहुत आसान है। यार मतलब डायरेक्शन इज सेम एज रेडियल, ये कल हमने ड्राइव किया था कि अलोंग रेडियस ये यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, ई आर। अब ट्राई तो थीटा होता है cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अगेन डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल, स्कूल में सिर्फ यही डेरिवेशन आती है।
आपके सिलेबस में बहुत स्पेसिफिकली सीबीएसई ने मेंशन किया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? वेयर अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन। तो उन्होंने सिलेबस में लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब खुद से एज्यूम कर लिया कि टेंजेंशियल तो जीरो ही है। तो एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, बिकॉज डायरेक्शन तो बदल रही है। बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लो मैंने एक बॉडी को लिया जो सर्कल में मूव कर रही थी, से वो P1 से P2 तक मूव की, P1 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द पाथ। और इस पॉइंट पे V1 और V2 के मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब सेम है, स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदली है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि V1 का मैग्नीट्यूड V2 का इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन स्पीड कितनी है, तो जीरो। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। V2 minus V1 can also be written as adding minus V1 to V2। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे करते थे? ए और बी को ऐड करना है तो ए के हेड के साथ बी के टेल, एंड द क्लोजिंग साइड इज रिजल्टेंट। इन दोनों को ऐड करना है, V2 के हेड के साथ माइनस V1 की टेल। V1 की डायरेक्शन कौन सी है? तो माइनस V1। ये माइनस, ये V1 है तो ये माइनस V1 हो जाएगा। V2 माइनस V1 कौन सा होगा? क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड बाय जॉइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। ये डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1। V2 के हेड के साथ माइनस V1 की टेल, तो दिस इज V2 प्लस माइनस V1। क्लियर यहां तक? अगर ये एंगल, ये भी डेल्टा थीटा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन थी? V1। मतलब इसको अगर मैं R1 लूं, R1 के परपेंडिकुलर V1, R2 के परपेंडिकुलर V2, तो जो R1 R2 में एंगल होगा वही एंगल होगा V1 V2 में भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये दोनों, दो ट्रायंगल्स। एक OP1P2 और एक P2AB। ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं। OP1P2 में कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? OP1 और OP2। P2AB में कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? AP2 और AB, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है V1 V2 का। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल सेम है, मतलब isosceles triangle with interior angle same, that means they are similar. Ratio of sides should be same. Ratio of sides कैसे लें? इसमें दो sides कौन सी है? इसको अगर मैं ले लूं मान लो डेल्टा x, तो वी कैन से डेल्टा x बाय r V1 V2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी ले लिया, ठीक है, सिमिलैरिटी है तो डेल्टा x किसके इक्वल आया?
या डेल्टा वी किसके इक्वल आया? वी बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा वी इज, दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो. डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वेलोसिटी. ये हो गया एक्सेलरेशन. तो ए की वैल्यू क्या आई? वी किसके इक्वल होता है? यही फॉर्मूला आया था वो कॉस थीटा साइन थीटा लेके भी जो किया था सारा, उसमें भी हमारे पास देखो तो यही आई थी एक्सेलरेशन. ये कौन सी थी? सेंट्रीपिटल. इस डेरिवेशन में है कि डायरेक्शंस भी आनी है, दोनों एक्सेलरेशन एक साथ निकल आई. तो स्कूल में या एनसीईआरटी में ये वाली डेरिवेशन दी है कि सिर्फ सेंट्रीपिटल निकालो. उन्होंने एज्यूम किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है सिलेबस में. कंपटीशन में दोनों है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. तो इसलिए स्कूल के लिए ये चल जाएगी. ये समझ में आई कैसे की है? ये स्टेप नहीं आया समझ? सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे, रेशियो ऑफ साइड सेम. इसकी कौन सी दो साइड्स की रेशियो लो? दिस अपॉन दिस, डेल्टा एक्स बाय आर. इधर दो साइड्स डेल्टा वी बाय वी, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना. कहां पे? डेल्टा वी के नीचे माइनस वी क्यों होगा? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है. आया समझ कैसे किया है? कि चेंज इन स्पीड जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 है. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे, रेशियो ऑफ साइड्स को इक्वेट कर देंगे. सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं. सिर्फ डायग्राम बनाना. स्कूल के लिए इनफेक्ट यही करके आनी है, वो दूसरी वाली आती है तो भी ना करके आना. क्रॉस मार देना टीचर ने इतना बड़ा. जो कल किया था ये भी स्कूल में नहीं आएगा. एंगुलर वेलोसिटी लीनियर मोशन में, इट्स नॉट इन सिलेबस. स्कूल सिलेबस में नहीं है ये सब. स्कूल में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. सर्कुलर मोशन के वी दिया, आर दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो. वो जो असाइनमेंट भेजी थी उसके इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे अगर किसी ने ट्राई किया है तो. जीरो. स्कूल और उसके लेवल में बहुत फर्क रखा हुआ उन्होंने. So you can write, consider a body moving in uniform circular motion. Consider a body moving in uniform circular motion, which implies that speed of the body and radius of the path, which implies that speed of the body and radius of the path in which body moves, which implies speed of the body and radius of the path in which body moves are fixed or constant. The direction of motion changes at every point. Direction of motion changes at every point. And the direction of velocity is always perpendicular to direction of velocity is always perpendicular to the position vector. As speed of the body is constant, tangential acceleration will be zero.
as speed of the body is constant, tangential acceleration will be 0. And only centripetal or radial acceleration exists. And only centripetal or radial acceleration exists. If in time delta t, body moves from P1 to P2 and its velocity changes, from V1 to V2, such that change in velocity is V2 minus V1 or V2 plus minus V1. As shown in the figure, to find delta V, we join, as shown in the figure, to find delta V, we join the head of V2 with a tail of minus V1. Delta V, we join the head of V2 with a tail of minus V1. The closing side is the resultant. OP1 also triangle OP1P2, and triangle P2AB. Triangle OP1P2 and triangle P2AB. Both are isosceles triangles with interior angle equal. Therefore, they are similar, which implies that सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होती है, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रैक्टिकल यूज. सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? सूडो फोर्स है. सूडो फोर्स मतलब नकली है, नहीं एज्यूम की है. न्यूटन लॉस ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं अगर एक्सेलरेटेड सिस्टम हो तो न्यूटन लॉस फेल ना हो इसलिए हम एक फोर्स एज्यूम कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल. मैग्नीट्यूड यही होगा जो सेंट्रीपिटल का, सिर्फ डायरेक्शन इनवर्ट्स की जगह आउटवर्ड्स हो जाएगी. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम लेते हैं, मान लो सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होती है केमिस्ट्री में, सुना कभी? क्या काम आती है?
लैब में देखी है। सो सेंट्रीफ्यूज, और किसी को पता है? इसने तो ब्लड का एग्जाम्पल ले लिया सीधा। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली डिवाइस होती है, मतलब उसमें भी यूज होती है, जो आप बता रहे हो वो ठीक है। सेंट्रीफ्यूज डिवाइस होती है विच इज यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट मास। जैसे आइसोटोप्स, पता है क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेज कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर मैं आपको मिक्सचर बना के दूं दोनों का, तो उनको आप केमिकली अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। बट अगर मैं उस मिक्सचर को घुमा दूं हाई स्पीड पे, रोटेट, किस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगी? जिसका मास ज्यादा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, फोर्स इज एम ए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जिसका मास ज्यादा है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। तो जो हैवियर आइसोटोप है वो कॉर्नर पे चला जाएगा और लाइटर आइसोटोप बीच में रह जाएगा, बिकॉज जिसपे ज्यादा फोर्स लगी वो ज्यादा बाहर चला जाएगा। इसका कभी प्रैक्टिकल यूज देखा है? सेंट्रीफ्यूज तो सबने नहीं देखा, बस ऐसी कोई डिवाइस घर में सबके घर में ये कंसेप्ट यूज हुआ होगा कभी ना कभी। मक्खन निकालने के लिए आप रोटेट करते हो मिल्क को। लाइटर क्या होता है, मक्खन या मिल्क? दोनों में से लाइटर क्या होता है? अरे मक्खन फ्लोट करता है मिल्क के ऊपर, डाल के देख लेना कभी। मक्खन लाइटर होता है, हमेशा मक्खन फ्लोट करेगा। वो लाइटर है इसलिए वो, बिकॉज जैसे रॉड डाली, आपने पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा गाँव में, वो मटके में रॉड डाल के घुमाते हैं तो बटर जो है वो सारे इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो लाइटर है, उस पर कम फोर्स लग रही है और मिल्क पे ज्यादा फोर्स लग रही है। मिल्क कॉर्नर्स पे चला गया, बटर सेंटर में इकट्ठा हो गया। तो उसको हम क्रीम सेपरेटर बोल देते हैं सिर्फ, कि क्रीम को अलग करना है अगर मिल्क से। तो दिस ऑल फिजिक्स कंसेप्ट। या मोशन है डेथ वेल। डेथ वेल क्या होता है? मौत का कुआं। मेले में देखा होगा, चल जाना सोडल के मेले में लगता है मौत का कुआं। सो इट्स अगेन अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बिकॉज गोल घुमाना है तो फोर्सेस तो लगेगी ना सर्कल में। हमें देखने में लग सकता है कि छोटे सर्कल में मूव करना मुश्किल है, पर एक्चुअल में वो आसान होता। सो हम उसको प्रूव करेंगे। सो यू कैन राइट इसका आगे लिख लो पहले। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज along the radius and towards the center. अब बेसिकली 3 फॉर्मूले आ गए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ तो आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर आ रहा है, वी ओमेगा। मैं आपसे बोलूं मैंने रेडियस ऑफ पाथ को डबल कर दिया, हाउ विल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी अफेक्टेड? 3 फॉर्मूला है। रेडियस को हाफ किया, हाउ विल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी अफेक्टेड? पहला फॉर्मूला लगाया तो, दूसरा लगाया तो, और तीसरे में याद है ही नहीं, तो आंसर तो सेम होना चाहिए ना। ये थोड़ी फॉर्मूला के हिसाब से आंसर बदलेंगे। अगर ये फॉर्मूला है, मैं कह सकता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सिर्फ इसमें नहीं कह सकते। यू कैन से ए प्रोपोर्शनल टू आर ओनली इफ इट्स गिवन दैट ओमेगा इज कांस्टेंट। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इफ वी इज कांस्टेंट। बिकॉज अब तभी कहोगे ना कि साथ में कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी लगेगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, वो बताएंगे कि रेडियस जो है वो डबल किया है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करना। अगर वो बोले रेडियस को डबल किया है और ओमेगा कांस्टेंट रखा है तो फिर ये फॉर्मूला लगना है। इसको जनरली प्रेफर मत करना, गलती कर दोगे। तो इसलिए आपको दूसरा फैक्टर देखना होता है। जैसे सबके दिमाग में कॉमन मिसकंसेप्शन है, मैं किसी से पूछू ना ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V is equal to IR and R should be constant.
बिकॉज अगर आर वेरिएबल है फिर थोड़ी आप कह सकते हो वी प्रोपोर्शनल टू आर। दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक। एक जो ओम्स लॉ ओबे करेंगे और एक जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे। फॉर्मूला दोनों में वी इज इक्वल टू आई आर ही है, सिर्फ जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं उसमें आर हमेशा सेम आता है, जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते उसमें डिफरेंट वैल्यू वी के लिए आर डिफरेंट आ जाता। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर ही रहेगा अगर नॉन ओमिक कंडक्टर भी, मतलब ओम्स लॉ नहीं भी ओबे कर रहा तो। V is equal to IR is general formula. V is equals to IR. R is constant is Ohm's law. अच्छा, V proportional to I या I proportional to V? Ohm's law. V proportional to I या I proportional to V? सोच के बताओ, मतलब तो बेसिकली सेम है पर नहीं, पर है अलग ये। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करती है या करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा करंट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बात है, कॉज एंड इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले होगा फिर करंट फ्लो करेगी। कैन राइट न्यूमेरिकल। असाइनमेंट में कोई डाउट है तो बता दो, पहले वो करा देता हूँ सर्कल की। You can write a numerical otherwise. Linear speed. Linear speed of a point mass moving in a circle of radius 2 meter is given by linear speed of point mass moving in a circle of radius 2 meter is given by 3t square plus 2t. 3t square plus 2t. 3t square plus 2t. Find its acceleration at t is equal to 1 second. At t is equal to 1 second. पहले तो सबसे पहले डिफरेंशिएट हम कर लेंगे। v is 3t स्क्वायर प्लस 2t। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है? स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मतलब दो एक्सेलरेशन हैं इसके पास, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो टेंजेंशियल आएगी। सेंट्रीपिटल कैसे निकालोगे? इट्स v स्क्वायर बाय r। तो t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड कितनी है? t की वैल्यू डाल दो ना 1 5, r इज 2, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 5 स्क्वायर बाय 2 एंड टेंजेंशियल इज dv बाय dt। 3t स्क्वायर प्लस 2t की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 2t है 6t प्लस 2, तो t इज इक्वल टू 1 पे 8। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 8, सेंट्रीपिटल इज v स्क्वायर बाय r, टोटल इज दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, ऊपर लिख लो। हाँ तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, फिर डायरेक्शन बताओगे, पहले मैग्नीट्यूड तो निकालो। टेंजेंशियल स्पीड चेंज करती है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज करती है। You can write as speed is varying with time. As speed is varying with time, therefore, as speed is varying with time, therefore, it implies that it is a non-uniform circular motion
बिकॉज पेपर में जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, सीधा डिफरेंशिएट करके टी को पुट कर देता है, तो वो सिर्फ टेंजेंशियल आएगी. Therefore, it is a non-uniform circular motion and it has both tangential and radial acceleration. As speed is varying with time, therefore, it is non-uniform circular motion and it has both tangential and centripetal acceleration. Tangential acceleration is अगर आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी हो तो कैसे बताओगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आई है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सेंट्रीपिटल कितनी आई है? और टोटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? डायगोनल. तो ये एंगल कितना होगा? tan बीटा. परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 8 बेस 12.5. So tan beta is 8 upon 12.5 या 16/50. और लिखोगे कैसे? बीटा इज एंगल विद रेडियस वेक्टर. इसके साथ एंगल नहीं है ना, रेडियस के साथ. सो नेट एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 64 प्लस 12.5 का स्क्वायर. गलत आ रहा है. 12.5 का स्क्वायर करोगे फिर 64 ऐड करोगे 200 से 14 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू. 14.84. वो देखो कैलकुलेटर से भी गलत. A wheel of radius 0.4 meter. A wheel of radius 0.4 meter has tangential acceleration of 0.4 meter has tangential acceleration of tangential and radial acceleration change करें इसको has angular acceleration of 3 radian per second square. Has angular acceleration of 3 radian per second square. Find centripetal acceleration at t is equal to 1 second. Find centripetal acceleration at t is equal to 1 second. हमें अल्फा दिया 3, रेडियस दिया है 0.4. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा कैसे निकालेंगे?
हमें दिया व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम with a radius 0.4 and its acceleration is angular acceleration is 3. तो पहले ओमेगा निकाल लो. ओमेगा इज अल्फा टी. जैसे v इज टू यू प्लस एटी होता है, u जीरो है तो v इज टू एटी, तो इस केस में आ जाएगा ओमेगा इज टू अल्फा टी. So you can write as angular acceleration is constant. As angular acceleration is constant and body starts from rest. And body starts from rest. Therefore, omega is equals to alpha t. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अल्फा क्या होता है? अगर हम वैसे भी देखें, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर इनिशियल जीरो दी है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा माइनस जीरो बाई टी, तो ओमेगा इज अल्फा टी. सो अल्फा दिया 3, टी दिया 1, तो ओमेगा इज 3. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज 0.4. हो गया सॉल्व. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर इज 0.4, ओमेगा इज 3. असाइनमेंट नहीं की तो इसको करके देख लेना कंप्लीट. एंड